Hello students, you are welcome in the series of rapid revision classes for specially 10th class board exam। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट 2 and 3 सेशन के अंदर इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। इसको दोबारा से सीबीएसई ने रिवाइज किया है कि आपको ये बच्चों को पढ़ाना है। अब बच्चों के लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या है, चैप्टर का एरिया बहुत बड़ा है, उस एरिया को छोटा कैसे करना है। और सेकेंड थिंग दैट इससे एक 1 MCQ क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को सोल्व आउट कैसे किया जाए, क्योंकि उस क्वेश्चंस के अंदर जो स्पेशली कीवर्ड्स यूज होता है वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। तो पहले हम सबसे पहले चैप्टर का कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट क्या है, देन वी विल सी दैट कि हम इसको कैसे वन लाइनर या बेसिकली वी कैन डिवाइडेड दिस टॉपिक इनटू द फ्लो चार्ट। लेट्स वी स्टार्ट। अब देखिए पहले जो इसका कंटेंट है वो क्या है, चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर से रिलेटेड हमें 3 पॉइंट्स को स्टडी करना है। पहला डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनिज्म, डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन के अंदर भी ऐसे ही 3 पॉइंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें से आता है सेकुलरिज्म का, जो हाईली आस्क्ड बाय द सीबीएसई इनटू द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है। थर्ड वन है कास्ट। कास्ट में बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि सर कास्ट इन्फ्लुएंस टू पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस टू कास्ट कर रही है, कैसे कर रही है, कौन से हम पॉइंट्स को अपने कंसीडर करें कि हम इसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। लेट्स वी स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर। जेंडर का मतलब है डिवीजन, मेल एंड फीमेल, थर्ड डेंजर भी है। अब देखिए इसके अंदर जो जेंडर है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिवीजन ऑफ लेबर का। किसका आता है भाई? डिवीजन ऑफ लेबर, कि जो मेल और फीमेल है उसके बीच में डिवीजन ऑफ लेबर है। और डिवीजन ऑफ लेबर का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आप बोलोगे नॉट बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब है कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपका कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर डिसाइड नहीं करता। ये सारा का सारा क्या है, बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब है ऐसी चीजें जो पास से चली आई हैं जिसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा ये बोलता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बोलता है कि मेल कौन से काम करेगा और फीमेल कौन से काम करेंगी। मेल का सिंपल है कि वो आउटसाइड ऑफ होमवर्क करेगा, जो आपका आउटसाइड है, जैसे वो जॉब पे जाएगा या फिर उसका कोई अपना प्रोफेशन है, कोई बिजनेस है, वो करेगा। जो फीमेल है वो क्या करेगी, इनसाइड ऑफ होम। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप है, ना कि क्या है मेरे बेटे, बायोलॉजिकल है, इनसाइड ऑफ होम। अब ये बोलता है जो मेल काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इस काम के लिए क्या मिलता है उसको, पेमेंट मिलती है, इसलिए इस काम की वर्थ ज्यादा है। फीमेल क्या है, नॉट पेड। जो घर का काम फीमेल करती है उसके लिए इसको क्या नहीं देता, पेड नहीं है, तो इसलिए क्या उसकी वर्थ कम है। सबसे लास्ट के अंदर लिखोगे नॉट यूनिवर्सली। ये यूनिवर्सली क्या है भाई, इंप्लीमेंटेड नहीं है। आप बोलोगे यूनिवर्सली क्यों नहीं है सर, क्योंकि आपको जहां भी सोसाइटी के अंदर आप जा रहे हो यू विल फाइंड कि सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल दे आर वर्किंग सेम प्रोफेशन। अगर आप बैंक में जाते हो मेल है फीमेल है, आप स्कूल में जा रहे हो मेल और फीमेल टीचर है, आप बहुत सारी शॉप्स में देखते हो फीमेल काम कर रही है। हमें लगता है रूरल में ऐसा होगा, नहीं, रूरल के अंदर यू विल फाइंड दैट कि बहुत सारे जो फीमेल है दे आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर। am I clear? आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, नॉट बायोलॉजिकल, बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप, मेल एंड फीमेल, डिवीजन ऑफ लेबर है, और नॉट यूनिवर्सली। अगला जो वर्ड आता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली रिपीटेड इन द एमसीक्यू है। फेमिनिज्म का मतलब है एक ग्रुप ऑफ वीमेन हु वांट्स इक्वल राइट टू मेल। वो बस एक चीज चाहती है, आप मेरे को क्या दे दीजिए, इक्वल राइट्स दे दीजिए। किसको? मेल के कंपेयर में। अब इक्वल राइट मेल के कंपेयर में 3 प्लेसेस पे राइट चाहिए। सबसे पहला पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जैसे आपने 9th क्लास के अंदर या 10th में भी एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, आपको उस चैप्टर में एक आइडियोलॉजी पढ़ी होगी, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या बोलता है, वीमेन विल नॉट गेट ए राइट टू वोट। वो कहती है ऐसा क्यों, हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, किसके, मेल के। दूसरा हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि हमारे पास इकोनॉमिक इक्वली राइट्स होने चाहिए। तीसरा जो आपकी पब्लिक जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब जिसको हम बोलते हैं पब्लिक ऑफिस, उसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसका मतलब यहां पे किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी 3 डिमांड है। इसका एमसीक्यू आएगा कि जो फेमिनिज्म व्हाट दे वांट, इक्वालिटी। किससे इक्वालिटी, मेल। आपको ऑप्शंस मिलेंगे अजीब और गरीब। ऑप्शंस क्या मिलेंगे कि ये वीमेन वांट मोर राइट टू मेल, नहीं चाहती, ओनली इक्वल राइट्स, बस ये ध्यान रखना। भारत के अंदर 1947 में वी गॉट द इंडिपेंडेंस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस
वी विल फाइंड दैट कि स्टिल वीमेन ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड। अब जो वीमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका मतलब वीमेन को कहीं ना कहीं उसके राइट्स ज्यादा नहीं मिल रहे जितने उसको मिलने चाहिए। वो हम बाद में देखेंगे कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिससे वीमेन ऑल्सो गेट ए फेयर अपॉर्चुनिटी, गेट इक्वल राइट्स, वीमेन इंपावरमेंट की बात आती है, तो वो भी हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जो वीमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो किस चीज को लेके है, वो सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है जो फीमेल है नंबर ऑफ इन द कंपेयर ऑफ मेल कम है, लेस है। अब जैसे हम यहाँ पे डाटा लिखे हैं 2011 का, वो बोलता है क्योंकि अभी सेंसस 2021 में होना था, ड्यू टू द कोविड इट वाज पोस्टपोन्ड, तो यहाँ पे आप लिखोगे 943 किसके कंपैरेटिव में 1000 मेल के। सबसे बढ़िया सेक्स रेशियो किस स्टेट का है भाई, केरला। सबसे कम किसका है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब ये बोलता है जो फीमेल है नंबर में क्या है, कम है इन द कंपैरेटिव ऑफ द मेल। अब ऐसा क्यों है, ये सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप है। जो बॉय है उसको ये समझा जाता है कि ही इज द सक्सेसर ऑफ फैमिली, और जो गर्ल्स है उसको क्या माना जाता है, दिस इज द लायबिलिटीज ऑफ द फैमिली। सेकेंड वन ये बोलता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के अंदर भी आपको ऐसा ही मिलेगा कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो किसका ज्यादा है भाई, मेल का। किसके कंपैरेटिव में, फीमेल में। यहाँ पे सारा डेटा सेंसस का 2011 का है। फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, लगभग अबाउट लगाओगे 65%, और मेल का कितना है 82%। कॉमन कितना है इंडिया का 74.04% है। यू राइट दिस डाटा एंड अंडरलाइन। अब उसका भी आप एक ही कारण लिखा होगा, बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज अ पैट्रिकल सोसाइटी। पैट्रिकल में मेल डोमिनेटेड, ऑल द राइट इन द फेवर ऑफ मेल, और फीमेल को क्या माना गया, लायबिलिटीज माना गया, तो इसीलिए उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है क्या, एजुकेशन के लिए। तीसरा बोलता है अनइक्वल पेड। अनइक्वल पेड का मतलब ये है कि जेंडर के आधार पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वहां पे फीमेल को कम पैसे दिए जाते हैं इन द कंपैरेटिव ऑफ मेल। जबकि एक स्टडी ये बताती है कि जो फीमेल है वो ज्यादा वर्किंग आवर्स में इन्वॉल्व है इन द कंपैरेटिव ऑफ द मेल। उसके लिए भारत सरकार ने एक लॉ भी बनाया था जिसको हम बोलते हैं भाई इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ये आ सकता है 1976 ही एक ईयर है पूरे चैप्टर में। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट क्या बोलता है कि इफ टू डिफरेंट जेंडर मेल और फीमेल आर वर्किंग सेम तो दे विल बी पेड सेम, इक्वल वर्क इक्वल वेजेस। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये बोलता है कि बेसिकली बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है किसका, वीमेन का। कहां पे, एट वर्किंग प्लेसेस पे इन द डिफरेंट वेज। बस आप इतना याद रख कर लीजिए कि वर्किंग प्लेस पे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन। नॉट ऑलवेज टू बी जर्नली, ये जर्नली आंसर हम लिख रहे हैं। फिफ्थ वन ये लिखोगे लेस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वीमेन है उसके पास क्या है भाई, लेस रिप्रेजेंटेशन है, फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब लेस रिप्रेजेंटेशन में आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। आप लिखोगे लोकसभा एवरेज कितना है भाई, लेस देन 10% है, पर 2019 के अंदर लोकसभा के अंदर 78 वीमेन इलेक्टेड, इसका मतलब लगभग 14% समथिंग हो गया, पर एवरेज अभी भी लेस देन 10% है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितना है, लेस देन 5% है, बट यू कैन राइट द डेटा ऑफ हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हियर 9 वीमेन इलेक्टेड आउट ऑफ 90, इसका मतलब यहाँ पे 10% है, पर कुछ स्टेट में बहुत कम है। थर्ड पॉइंट ये लिखोगे वीमेन हैव द फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल गवर्नमेंट ड्यू टू द रिजर्वेशन। फेडरलिज्म के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वीमेन है उसके पास रिजर्वेशन है, कहां पे भाई, लोकल गवर्नमेंट में। बस ये आपका बड़ा पॉइंट है। अब ऐसा क्यों है, उसका बड़ा कारण है कि लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन, और सेकंड वन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन का बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट है। तो हमारे के लिए तो आप ये 3 पॉइंट आपके हो सकते हैं कि इसका कॉमन आंसर बनेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 3 टॉपिक अगर 3 क्वेश्चन डिफरेंट वेज के अंदर दे विल आस्क, तो व्हाट आर द 3 कॉमन पॉइंट्स यू कैन राइट। दिस इज द ऑल अबाउट ओनली जेंडर। नेक्स्ट वन वी हैव द टॉपिक रिलीजन। रिलीजन क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, यू कैन राइट इन योर आंसर आल्सो, रिलीजन इज द सेट ऑफ बिलीफ व्हिच आर नॉट ए पार्ट ऑफ रैशनल थिंकिंग। इसका मतलब जो रिलीजन है वो हमारा बिलीफ है, उसके ऊपर आप क्या नहीं लगा सकते, लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर आप लॉजिकली यू ट्राई टू फाइंड तो मे बी आपको लोग रिलीजियस पर्सन ना माने। रिलीजन का मतलब यही है, सेट ऑफ बिलीफ है। रिलीजन आपके जीवन में 2 तरह से रोल प्ले करेगा। हम तो पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स को ही देखेंगे, पॉजिटिवली रोल प्ले कर सकता है, साथ में ये क्या कर सकता है, नेगेटिवली कर सकता है। नेगेटिवली करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे। अब देखिए पॉजिटिवली क्या कर सकता है, रिलीजन हैव द गुड वैल्यूज। रिलीजन में क्या है भाई, अच्छी वैल्यूज है, उसको मिक्स कीजिए किससे, पॉलिटिक्स से, तो पॉलिटिक्स क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। ये कोटेशन दिया है किसने, महात्मा गांधी जी ने। वो कहता है
कि जो रिलीजन है एंड पॉलिटिक्स दे नेवर बी सेपरेटेड, कभी भी इनको अलग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? रिलीजन हैव द गुड वैल्यूज। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी रिलीजन, ऑल द रिलीजन हैव द गुड वैल्यूज ऑलवेज इन द फेवर टू सर्व द ह्यूमैनिटी। वो किसकी बात करते हैं भी? आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, ठीक है ना। सेकंड वन ये बोलता है कि अगर आप रिलीजन को क्या करते हो, मिक्स करते हो, इससे क्या मिलेगा? रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अगर रिलीजन के आधार पे लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, उससे क्या मिलेगा? फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जो उस रिलीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या किया जा सकता है? एड्रेस किया जा सकता है थ्रू प्रोसेस ऑफ द पॉलिटिक्स। जैसे आप यहाँ पे दो एग्जांपल लिख सकते हो। हिंदू रिलीजन के अंदर अनटचेबिलिटी वाज बैन, और ऐसे ही मुस्लिम रिलीजन के अंदर अभी रिसेंटली एनडीए फोर्थ गवर्नमेंट ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो दिस इज द बेनिफिट इफ यू मिक्स पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजन विद द पॉलिटिक्स। पर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अगर आप नेगेटिवली मिक्स कर रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा? कम्युनलिज्म आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कम्युनलिज्म क्या होता है? आप बोल दीजिए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन। अब कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन द पीपल स्टार्ट टू फील माय रिलीजन इज अ बेटर देन अदर रिलीजन एंड नॉट गिव द इंपॉर्टेंस, नॉट गिव द रिस्पेक्ट टू द कंसर्न रिलीजन। कम्युनिज्म किस फॉर्म में हो सकता है? तीन फॉर्म में हो सकता है। कम्युनिज्म तब होगा जब कॉमन रिलीजन होगा। दो रिलीजन का मिक्सअप कभी भी कम्युनिज्म नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि उनके क्या होने चाहिए? कॉमन बिलीफ्स होने चाहिए, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स कॉमन होंगे और वो कॉमन को अच्छा मानेंगे और दूसरे को अच्छा ना माने, तब क्या होगा? कम्युनिज्म होगा। तीसरा ये बोलता है कि इट इज अ प्रमोटेड बाय स्टेट। अगर किसी देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है किसको भाई? स्टेट को, एक रिलीजन को। जैसे कि आपका पाकिस्तान इस्लामिक, बांग्लादेश इस्लामिक, श्रीलंका बुद्धिस्ट। इसका मतलब वहां पे एक रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दूसरे रिलीजन को इंपॉर्टेंस कम है, तो वो कंट्रीज क्या होगी? कम्युनलिज्म होगी। कम्युनलिज्म का मतलब यही है। 3 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो इसके मैं आपके वैल्यू बेस्ड पॉइंट बताता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में तो रिलीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पे हम देखते हैं क्या रोल है। पहला, भारत के अंदर नंबर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप भारत की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, दे आर फॉर्म ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। जैसे पंजाब के अंदर क्या है भाई? एक पॉलिटिकल पार्टी, इसका नाम है अकाली दल, तो इट इज अ फॉर्म बेस्ड ऑन द रिलीजन। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है? मुस्लिम लीग, इट इज आल्सो नेम ऑफ द रिलीजन। दूसरा, भारत के अंदर क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। जब इलेक्शन होते हैं तो ये देखा जाता है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर किस रिलीजन के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी टू विन द इलेक्शन होगा। तीसरा क्या होगा? कैंपेन ऑफ इलेक्शन। कैंपेन ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या है भाई? कि आपका जब कैंपेन हो रहा है इलेक्शन का, ठीक है, तो कैंपेन ऑफ द इलेक्शन के अंदर दे यूज द सेंटिमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो जब उसको कैंपेन ऑफ रिलीजन को मिक्स कर दिया तो इस कंडीशन में यहां पे इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन बढ़ जाता है किसके अंदर भाई? पॉलिटिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन ये बोलता है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द अगली फॉर्म ऑफ रिलीजन, कि सबसे नेगेटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन क्या होगा अगर आप पॉलिटिक्स में नेगेटिवली रिलीजन को मिक्स कर रहे हो। तो उस कंडीशन में दो चीजें हो सकती हैं भाई। पहला क्या होगा? कम्युनल वायलेंस होगा, जैसे होता आया है हमारे देश में भी कई बार हो जाता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दे आर सफरिंग फ्रॉम द कम्युनल। सेकेंड वन ये बोलता है कि जब ये होगा, कई बार ये कंडीशन इस लेवल पे पहुंच जाती है कि कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। यू कैन राइट द एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत के अंदर क्या हुआ? रिलीजन को नेगेटिवली यूज किया गया और नेगेटिवली यूज करने से क्या हुआ? 1947 इंडिया वॉज पार्टीशन, यूगोस्लाविया इट वॉज पार्टीशन इनटू द 6 कंट्रीज, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स यू कैन राइट, अंडरस्टूड। और अगर आपको इसके रिफाइन नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, तो यू विल फाइंड द रिफाइन नोट्स। अब देखिए सबसे लास्ट का क्वेश्चन आता है सेकुलरिज्म क्या है। ये हाईली है भाई, I'm asking to, I'm telling to you. This question same as it is as highly repeated in the board exam. लिखते क्या है? क्वेश्चन आएगा explain the main provision in Indian Constitution about the secularism. सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? पहले दो चीजें समझ लीजिए। सेकुलरिज्म का मतलब है कि ऑल द रिलीजन रिस्पेक्टेड इक्वली। जब हर रिलीजन को एक देश क्या करे? रिस्पेक्टेड करे इक्वली, और साथ में अनाउंस करे कि मेरा कोई भी क्या नहीं है भाई? ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मैं किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करूंगा, सब रिलीजन मेरे लिए इक्वल है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? पहला तो इंडिया डिक्लेयर कि मैं क्या हूं? सेक्युलर कंट्री हूं।
पर जो सेक्युलर वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, इसको ऐड किया गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के अंदर। उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976, और 1976 में क्या हुआ था, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट बनाया गया था। इक्वल वर्क इक्वल वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के अंदर भी लिखा हुआ है, इक्वल वर्क इक्वल वेजेस। सेकंड क्या है, भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है, देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब दो तरह से है। पहला बोलता है यू कैन चेंज, यू कैन गिव अप, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन। जिस रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो उसके ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस, रिचुअल्स यू कैन फॉलो, यू आर अलाउड टू डू। थर्ड पॉइंट ये क्या बोलता है, नो डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन के आधार पे भारत में क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल जोड़ दिए गए। पहला बोलता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट वन ये बोलता है कि भारत सरकार क्या कर सकती है, इंटरफियर कर सकती है। क्या कर सकती है भाई, इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफियर कर सकती है, पर इंटरफियर जब रिलीजियस मैटर में करेगी ओनली पर्पस टू रिफॉर्म। जैसे हमने देखा था कि अनटचेबिलिटी क्या कर दी गई, बैन कर दी गई भारत के अंदर, और साथ में अभी ट्रिपल तलाक को भी क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। am I clear? नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 16 गिव फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक ऑफिस। गवर्नमेंट जॉब के लिए देयर इज नो बाउंडेशन, नो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द रिलीजन, ऑल द पीपल आर इक्वली, क्या है, सभी इक्वली एलिजिबल हैं अप्लाई टू गवर्नमेंट जॉब। कई बच्चे इसके अंदर लैंग्वेज का लिख देंगे कि इंडिया डजंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड लैंग्वेज। आप देखते हो हिंदू हैं डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं लिखना आपने। और आपने ये कई बच्चे लिख देते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट है, यार इससे रिलीजन से क्या मतलब हुआ, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का आप लिखे मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री बेसिस ऑन द प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये पॉइंट्स पकड़िए, ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट लिखिए और ये पॉइंट लिखिए, दैट्स ऑल। बस आप इतना लिखिए और कंक्लूजन लिखिए, बेस्ड ऑन द फ्लोइंग पॉइंट्स वी कैन से दैट कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलरिज्म डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कास्ट का। कास्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक सबसे वाइड है, कवरिंग एरिया है, पर हम इसको वैल्यू बेस्ड पॉइंट विद द फ्लो चार्ट करेंगे तो हम इजीली इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के पर्पज से इसको लिख सकते हैं। पहली बात, कास्ट क्या होता है, आप लिखोगे ग्रुप ऑफ द फैमिली। ये क्या है भाई, ग्रुप ऑफ फैमिली है, और ग्रुप ऑफ फैमिली का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन है। आपकी जो कास्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। जिस फैमिली में आपका बर्थ हो गया है सेम कास्ट यू हैव टू फॉलो, आप नहीं चेंज कर सकते। रिलीजन कैन बी चेंज, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप रिलीजन को चेंज कर सकते हो, कास्ट को नहीं कर सकते। इसके अंदर बोलता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंडियन कास्ट सिस्टम इज द यूनिक कास्ट सिस्टम इन द कंपैरेटिव ऑफ अदर कंट्री, ये एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। तो जब मेरे पास ये क्वेश्चन लिखना आ रहा है तो फर्स्टली आई विल राइट द मीनिंग, लिख दिया। सेकंड पॉइंट लिखोगे बेस्ड ऑन बर्थ है, आपका जो बर्थ है ये डिसाइड करेगा कि आपकी कास्ट क्या होगी, पहला पॉइंट। सेकंड ये बोलता है कि इट इज अ बेस्ड ऑन कास्ट हायरार्की सिस्टम। जो आपका कास्ट हायरार्की सिस्टम है ये एक लैडर की तरह है। जैसे भारत की कास्ट में सबसे ऊपर कौन है भाई, ब्राह्मण, जिसको वर्ण सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्ण सिस्टम। दूसरे पे कौन है, त्रियास है। तीसरे पे कौन है, विश्यास है। फोर्थ पे कौन है, शूद्रास। ये क्या एक लैडर सिस्टम है जिसमें कास्ट को फिट किया गया है, सबसे ऊपर कौन, फिर नीचे कौन, फिर नीचे कौन है। तीसरा बोलता है कास्ट बेस्ड प्रोफेशन है। भारत की जो सोसाइटी है उसके अंदर यह बताया गया जो आपकी कास्ट है उसी के अनुसार आपका प्रोफेशन होगा। इफ आई हैव टेकन द बर्थ इन द फैमिली ऑफ कॉबलर तो आई विल बिकम ए कॉबलर, टेलर टेलर, गोल्डस्मिथ गोल्डस्मिथ, आयरन आयरन स्मिथ। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत कुछ चेंज आ गया। तो तीन फीचर्स यू कैन राइट। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन से दैट कि कास्ट सिस्टम इज द डिक्रीजिंग इन द इंडियन सोसाइटी। भारत की सोसाइटी के अंदर अभी क्या हो रहा है, कास्ट सिस्टम डिक्रीज हो रहा है। उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला फैक्टर लिखिए अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आने की वजह से पीपल कनेक्टेड टू ईच अदर, जो अनटचेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। आपके नेबर में कौन रहता है, दे डोंट बॉदर। अभी भी गाँव के अंदर जो रिमोट एरिया है वहां पे ऐसा एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक कास्ट के लोग रहते हैं। सेकेंड वन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ने भी क्या किया है भाई, कनेक्टिविटी बढ़ाई है और जो अनटचेबिलिटी सिस्टम था उसको कम कर दिया। कैसे,
जब आप कोई भी पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो तो आप ये नहीं देखते कि किस कास्ट का पर्सन बैठा है, सबसे पहले क्या देखते हैं भाई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दे नॉट आस्क टू द पर्सन हु इज सिटिंग अलोंग विद यू भाई व्हाट्स योर कास्ट। ऐसा होगा तो सोसाइटी में हंगामा हो जाएगा, बस में हंगामा हो जाए, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने गिव द इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमी। आज के टाइम में पीपल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना है, ना कि कास्ट सिस्टम को। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, एक ही इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट कास्ट के लोग काम करेंगे जिससे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और मे बी कास्ट का इन्फ्लुएंस कम होगा। नेक्स्ट वन ये बोलता है एजुकेशन, इट ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल भाई। एजुकेशन, एजुकेशन से क्या आती है, अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस से हमें पता लगता है कास्ट इज नॉट ए मैटर, द मैटर इज दैट कि द पर्सन हु कैन हेल्प यू और हु इज अ गुड फॉर द सोसाइटी। तो एजुकेशन अवेयरनेस लेके आई है। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर आपने क्या लिखना है, फिफ्थ में आप लिखोगे भाई मोबिलिटी ऑफ लेबर हो गया। अब ऐसा नहीं है जिस कास्ट के अंदर आप क्या का बर्थ हुआ है आपको सेम कास्ट यू हैव टू फॉलो, ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है आप इस कास्ट के प्रोफेशन को छोड़ दीजिए और यू कैन चूज एनी प्रोफेशन, ठीक है ना। कोई डॉक्टर का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियर का बच्चा आईएएस बन सकता है, किसान का बेटा टीचर बन सकता है। तो देयर आर द लॉट ऑफ द एग्जांपल यू कैन राइट हियर। पर अभी भी भारत की जो कास्ट सोसाइटी है उसमें कास्ट सिस्टम को क्या किया जा रहा है भाई, प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से ये अबोलिश या बेनिश नहीं हुआ है। उसके अलावा यू कैन राइट हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि आप कास्ट के नाम पे किसी भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए हैं। फिर भी लैक ऑफ द अवेयरनेस की वजह से, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी की वजह से नहीं, जिससे अभी भी कास्ट क्या है बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है हमारी सोसाइटी और खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले इसके अंदर आप ये लिखोगे कि अभी भी जो अनटचेबिलिटी है कास्ट के नाम पे, क्या भाई डिस्क्रिमिनेशन है, इट्स अ कंटिन्यू। अभी भी कास्ट के नाम पे बहुत सारे आपको एफआईआर मिल जाएंगे जहां पे बताया गया कि कास्ट के नाम पे किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया है, ह्यूमिलेट किया है, तो अभी भी ये कंटिन्यू है। दूसरा, अभी भी इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत हाई लेवल की है, जो मेजर इनकम रिसोर्सेज हैं इट इज अ कंट्रोल बाय द अपर कास्ट। और अभी भी जो पॉवर्टी का लो, पॉवर्टी के अंदर जो सबसे गरीब लोग हैं वो कौन है भाई, लोअर कास्ट के पीपल हैं। दिस इज द सर्वे ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट ये क्या बोलता है, इंटर कास्ट मैरिज, जो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मैरिज होती है अभी भी, वैसे बहुत ज्यादा हो गई है अभी तो, पर अभी भी क्या है, नॉट अलाउड। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको अच्छा नहीं मानती, स्पेशली कहां पे भाई, रूरल एरिया के अंदर। 3 फीचर्स 5 फैक्टर्स, 3 क्या है, स्टिल इन द प्रैक्टिस। दिस क्वेश्चन वो आस्क्ड, ये पूछा जाता है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू। स्पेशली मोबिलिटी ऑफ द लेबर क्या होता है, चेंज इन द प्रोफेशन फ्रॉम विच कास्ट यू बिलोंग, ठीक है। फीचर्स ये हो गए। सबसे लास्ट का टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्या पॉइंट हमने लिखने हैं क्या हमें नहीं लिखने हैं। आप वैल्यू बेस्ड पॉइंट अच्छी तरीके से लर्न कर लो तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा यहाँ पे देखिए, पहला क्या बोलता है, कास्ट मिक्स पॉलिटिक्स। कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को, ये कहते हैं नहीं करती है, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है, कास्ट नहीं करती। इसका मतलब सारी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बेसिस ऑन द स्टडी इसको कम्युलेट कर दिया गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट देखिए, कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस करती है। भारत के अंदर सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का मतलब है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन आपका हो रहा है वहां पे सबसे पहले इस बात को स्टडी किया जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा किस कास्ट के वोट हैं, उसी को मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी गिव द टिकट। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोलता है, कैंपेन ऑफ इलेक्शन। जैसे हमने रिलीजन का देखा था, रिलीजन में क्या सेंटीमेंट यूज करते हैं, किसके, रिलीजन के। यहाँ पे किसके करेंगे, कास्ट के करेंगे। कास्ट के नाम पे लोग वोट बहुत ज्यादा डालते हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर है रजनी कोठारी, उन्होंने लिखा था भारत के अंदर सब कुछ चेंज हो सकता है पर कास्ट का इन्फ्लुएंस नहीं कम हो सकता। यहाँ पे तो कास्ट नॉट इन्फ्लुएंस टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइज टू कास्ट हो गया। कास्ट और पॉलिटिक्स बहुत मिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट वन ये बोलता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, आप देखिए बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डीएमके, एआईडीएमके, ठीक है, ये नॉन ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनी है सर्दर्न इंडिया के अंदर। बहुजन समाज पार्टी बहुत पॉपुलर पार्टी है मायावती की, यूपी के अंदर कास्ट के नाम पे बनी है। ऐसे आप एग्जाम्पल लिखोगे तो ये आपके एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करेगा, जो बच्चा उसके पास बुक की नॉलेज के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बोलता है कि ड्यू टू द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट बड़ा है और बच्चों को लगता है कि नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हो या हमारी बुक के अंदर थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसका दूसरा एस्पेक्ट है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है व्हेन ऑल द पीपल हैव द इक्वली
राइट टू वोट। पहले भारत के अंदर ओनली 10% पीपल वर गिवन राइट टू वोट बिफोर द इंडिपेंडेंस और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 326 राइट टू वोट टू ऑल द पीपल बेसिस ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। पहले कुछ ही कास्ट का इन्फ्लुएंस था, अब क्या हो गया, सभी कास्ट के पास क्या आ गया, राइट टू वोट आ गया। इसका मतलब पॉलिटिक्स में क्या होगी, बहुत सारी कास्ट मिक्स होगी, तो इसका मतलब कास्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ा है ना कि घटा है, ये ध्यान रखना। वो बात अलग है कि सबके पास इक्वली राइट टू वोट है तो इक्वलिटी है। सेकेंड में हमने देखना कि कास्ट नॉट इन्फ्लुएंस। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हमें पता लगा कि इन्फ्लुएंस करती है भाई। अब हम देखें कुछ ऐसे पॉइंट्स से इन्फ्लुएंस नहीं करती है, जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है दूसरे का ना हो। पहले तो बोलता है कि भाई भारत के अंदर नो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, भारत की एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि जहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है, नॉट सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज मेजोरिटी ऑफ वन कास्ट। मेजोरिटी का मतलब होता है आधे से ज्यादा। जब किसी भी कास्ट के पास मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं है तो एक कास्ट क्या नहीं कर सकती भाई, डिसाइड द विनिंग ऑफ इलेक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन कौन जीता, सबसे ज्यादा वोट वाला। ये कह रहे हैं किसी पे है ही नहीं यहाँ पे मेजोरिटी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। दूसरा बोलता है नो कास्ट, नो कास्ट इज वोट बैंक, कोई भी कास्ट क्या है, वोट बैंक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कास्ट के लोग एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देते। किसी को लगता है ट्रेडिशनली राजपूत कम्युनिटी इज द वोट बैंक ऑफ बीजेपी, राजपूत तो भाई कांग्रेस में भी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर भी है, ऐसी दूसरी कास्ट है, कोई भी एक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तीसरा ये बोलता है कि अगर कास्ट का इन्फ्लुएंस होता तो जो सीटिंग एमपीज और एमएलएस हैं दे नेवर लॉस्ट द इलेक्शन, पर ये तो इलेक्शन हार जाते हैं, लॉस्ट द इलेक्शन नहीं है। फोर्थ वन ये बोलता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को ये लग रहा है कि अगर एक कास्ट को नाम पे हमने टिकट दे दिया और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लग रहा है तो सबने उसी को टिकट दे दिया कि कास्ट को, इसका मतलब क्या हो गया, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ वोट हो गया। और जब कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ वोट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर मे बी नॉट ए कंफर्मेशन, जो दूसरी कास्ट है वो वोट्स यूनाइट हो जाते हैं। अभी देखते हैं डिवीजन ऑफ वोट। सपोज कीजिए एक कास्ट है सी, उसके यहाँ पे 10 वोट हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 25 वोट है, इसका मतलब 15 क्या है, दूसरी कास्ट के हैं। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी किसको टिकट देगी, सी को, एक नहीं दूसरी को दे दिया, ये वोट क्या हो जाएंगे, इनके बीच में डिवाइड हो जाएंगे। ये 25 में से, मैं सारे नहीं कह रहा हूं 15, पर ये 15 में से 12 या 13 भी इसको वोट दे देते हैं तो कौन जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। 4 पॉइंट ये आपके हो सकते हैं। अब सबसे लास्ट का हमने लिखा था भाई कास्ट मिक्स पॉलिटिक्स, कास्ट नॉट मिक्स पॉलिटिक्स, यहां पे लिखते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होती है, इन्फ्लुएंस करती है कास्ट को। अब भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है किसकी है भाई, वोटर्स की है। जिसके पास ज्यादा वोटर्स उसके पास ज्यादा पावर, उसी के पास क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल का अथॉरिटी होगा। अब क्या कर रही है कास्ट, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए दे स्टार्टेड टू मेक ग्रुप। उन्होंने क्या बनाने स्टार्ट कर दिए, ग्रुप, किसके साथ, सब कास्ट के साथ, ठीक है ना जी, किसके साथ, सब कास्ट के साथ। जैसे एक बहुत बड़ी कास्ट में डिफरेंट सरनेम्स है, एक सरनेम का बड़ा अटैचमेंट है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उसने क्या किया, दूसरों को भी अपने साथ में मिला लिया कि हमारे वोट बैंक बड़ा होगा। और वोट बैंक भारत के अंदर एक स्कॉलर है, उनका नाम है श्रीनिवासन, उन्होंने इसको यूज किया था, वोट बैंक क्या होता है। सेकंड क्या हुआ, अभी क्या बनना स्टार्ट हो गया, कास्ट प्लस कास्ट का ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। अलग अलग इंडिपेंडेंट कास्ट है, उनको लगता है कि हमारा इन्फ्लुएंस कम होगा अगर हम एक कास्ट, दो कास्ट या दो से ज्यादा कास्ट मिलकर क्या कर ले, अपना ग्रुप बना ले, तो हम ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसा यूपी की पॉलिटिक्स में चौधरी चरण सिंह ने किया था। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, इसको बोलते हैं भाई अजगर। ए फॉर अहीर, ए फॉर अहीर, जे फॉर जाट और जी फॉर गुज्जर, आर फॉर राजपूत, ये वर्ड यूज किया था। अब इतनी सारी कास्ट का ग्रुप बन गया, ग्रुप बनेगा तो वोट बैंक बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर ज्यादा रहेगी। अभी क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो कास्ट है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, दो ग्रुप के अंदर, बैकवर्ड ग्रुप जो आपका सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है, और दूसरा क्या है, ऐसे लोग जिनको रिजर्वेशन नहीं मिले उनको क्या मान लिया गया, फॉरवर्ड ग्रुप। तो इस तरह का एक नया इन्फ्लुएंस बढ़ाया है किसने, पॉलिटिक्स ने, किसके अंदर, कास्ट के अंदर। ये तीन आपकी अलग अलग हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तीनों के वैल्यू बेस पॉइंट्स डिफरेंट है। सबसे लास्ट आई टोल्ड यू आई विल टेल यू द वन क्वेश्चन विच वी हैव द कॉमन सॉल्यूशन। हमारे पास जो क्वेश्चन है देखिए, मिक्स्ड विद द पॉलिटिक्स, अगर आप जेंडर को, कास्ट को, रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करते हो क्या फायदा है, नेगेटिवली तो है, अगर पॉजिटिवली कर रहे हो तो वो बोलता है कॉमन पॉइंट्स है, सर फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, अगर आपको
इलेक्ट होके आ रहे हो तो इसका मतलब आप एक सोसाइटी के ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, ऐसे दूसरा बंदा एक सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में, जो उनके रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जैसे कि ट्रिपल तलाक, यही दो बड़े इसके अंदर क्या है भाई एग्जाम्पल है। और हिंदू रिलीजन के अंदर क्या था, अनटचेबिलिटी था, इसको बैन कर दिया। इसके अलावा और भी कोई बात हो सकती है, उनकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट के नाम पे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कास्ट का एक रिजर्वेशन का बहुत बड़ा इशू है, हर एक कास्ट इन द क्यू फॉर द रिजर्वेशन। नेक्स्ट वन ले सकते हो बेस्ड ऑन द पावर शेयरिंग विच इज द गुड। हमने पढ़ा भी था कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग बेस्ड ऑन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग होगी विच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब अच्छा होगा। 3 पॉइंट यू कैन राइट, जेंडर के बारे में, रिलीजन के बारे में और कास्ट के बारे में। तो दिस इज द ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द सेम स्पीड और सेम वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सेकुलरिज्म का है, आपका फेमिनिज्म है, थर्ड वन आपका जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, और फोर्थ जो आपका कास्ट का इन्फ्लुएंस है, जो हमने 3 इसके अंदर हेडिंग पढ़ी थी। थैंक यू एवरीवन।